मेरे प्रिय छात्रों, क्लास 10th के विज्ञान का पाठ 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के पार्ट 5 में आप लोगों का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि पार्ट 5 देखने से पहले आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक निश्चित रूप से देख लिए होंगे, अपना फेयर कर लिए होंगे, नोट्स बना चुके होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। रिवीजन नियमित रूप से आप कर रहे होंगे। आइए, पार्ट 4 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक हल किए थे। अब पार्ट 5 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं। आप लोग अपनी अपनी किताब खोलिए, उसमें आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 का ए नंबर कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखेंगे प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र लिखेंगे तीर कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र लिखेंगे और जल का सूत्र लिखेंगे। अब इसको संतुलित करेंगे। तो यहाँ कैल्शियम 1 है तो यहाँ कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है तो कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है और एक 4 है, तो ऑक्सीजन 2 है और 2 4 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, यह संतुलित है। बी नंबर जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 तीर जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। देखिए, जिंक 1 है तो यहाँ जिंक 1 है, नाइट्रेट यहाँ NO3 2 है तो यहाँ 1 है तो यहाँ 2 कर दीजिए और इसको 2 कर दीजिए, संतुलित हो गया। सी नंबर पर आइए। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड तीर एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। ये सभी बच्चों जितना भी नाम दिया है ना, इसका अणु सूत्र लिखना होता है। अणु सूत्र आपको हम सिखा चुके हैं 9th में। तो आप देखिएगा कि यहाँ अणु सूत्र लिखना होता है। तो यहाँ हम लोग अणु सूत्र लिख दिया। अब इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ देखिए AlCl3 है, यहाँ ACl2 है, Al तो 1 है तो 1 ठीक है, तो इसको हम लोग 2 कर देंगे। तो एल्यूमिनियम 2 हो जाएगा तो यहाँ एल्यूमिनियम 2 हो जाएगा और क्लोराइड मैंने क्लोरीन का होगा 3 दूना 6 गो, तो यहाँ 3 दूना 6 गो हो जाएगा, कॉपर यहाँ 3 हो जाएगा। यह संतुलित हो गया। अब डी नंबर पर आइए। बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम K2SO4 तीर दोनों मिलकर के बनते हैं बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl। बैलेंस कीजिए। बेरियम 1 है तो बेरियम 1 है, सल्फेट 1 है तो सल्फेट 1 है, पोटेशियम 2 है, यहाँ पोटेशियम 2 है, यहाँ 1 है तो 2 कर देंगे और क्लोरीन 2। बैलेंस हो गया जी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। संतुलित रासायनिक समीकरण लिख के उसका प्रकार बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ए नंबर पर आते हैं। ए में कह रहा है पोटेशियम ब्रोमाइड एक्वस। तो पोटेशियम ब्रोमाइड एक्वस प्लस बेरियम आयोडाइड एक्वस। बेरियम आयोडाइड एक्वस तीर पोटेशियम आयोडाइड एक्वस। पोटेशियम आयोडाइड एक्वस प्लस बेरियम ब्रोमाइड सॉलिड। प्लस बेरियम ब्रोमाइड सॉलिड। यह अभिक्रिया हो गया बच्चों। अब इसमें बैलेंस कीजिए। पोटेशियम 1 है तो यहाँ भी 1 है, ब्रोमीन 1 है तो ब्रोमीन यहाँ 2 है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसको 2 बना देंगे। BaI2 यहाँ 2 छूट गया है। पोटेशियम ब्रोमाइड, बेरियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो यहाँ पर बेरियम 1 है तो यहाँ बेरियम 1 है,
ब्रोमीन यहाँ 2 है तो यहाँ ब्रोमीन 1 है तो 2 हो जाएगा, तो ब्रोमीन 2 हो गया। पोटेशियम 1 है तो पोटेशियम यहाँ 2 है तो इसको 2 कर देंगे, आयोडीन 2 है तो 2 हो गया। इस प्रकार यह बैलेंस हो गया जी। क्वेश्चन नंबर बी नंबर का होता है बच्चों जिंक कार्बोनेट सॉलिड। यहाँ अभिक्रिया का प्रकार बताना है। लिखेंगे यह कौन सी अभिक्रिया है, यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है, यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब आइए बी नंबर पर। बी नंबर में कहता है जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड जिंक कार्बोनेट सॉलिड, सॉलिड छूट गया बच्चों, यहाँ सॉलिड लिख देंगे। जिंक कार्बोनेट सॉलिड से बनता है जिंक ऑक्साइड सॉलिड, जिंक ऑक्साइड सॉलिड बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह इस अभिक्रिया को लिखेंगे। अब संतुलित कीजिए, जिंक 1 है तो जिंक 1 है, ऑक्सीजन यहाँ कार्बन 1 है तो यहाँ भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है तो ऑक्सीजन यहाँ 2 और 1 3 है, इसका मतलब यह बैलेंस है। यह कौन सी अभिक्रिया है बच्चों, यह है वियोजन अभिक्रिया। लिखेंगे यह वियोजन अभिक्रिया है। चलिए अब सी नंबर पर आते हैं। सी नंबर में कह रहा है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाते हैं। तो यह Cl2 रहेगा, या देखिए H2 है, Cl2 है तो इसको 2 कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। यह कौन सी अभिक्रिया है, तो यह संयोजन अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि 2 पदार्थ जुट करके एक पदार्थ बनाते हैं, यह संयोजन अभिक्रिया है। चलिए अब आते हैं डी नंबर पर। डी नंबर में कहता है कि मैग्नीशियम सॉलिड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक्वस, मैग्नीशियम सॉलिड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक्वस से अभिक्रिया करके क्या बनाता है बच्चों, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है एक्वस, मैग्नीशियम क्लोराइड एक्वस बना देता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है, और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है बच्चों, तो मैं Mg है, Mg 1 है तो 1 है, H 1 है, वहाँ H2 है तो इसको 2 कर देते हैं। हम देखेंगे कि यह बैलेंस हो चुका है। यह कौन सी अभिक्रिया है, तो लिखेंगे यह विस्थापन अभिक्रिया है, यह विस्थापन अभिक्रिया। क्यों विस्थापन अभिक्रिया है बच्चों, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम जो है वह हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, इसलिए यह विस्थापन अभिक्रिया है। हमारा बोर्ड भर चुका है बच्चों। यहाँ पर आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने में थोड़ा तिरछा करते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा बोर्ड में आ गया है, और इसको अपने फेयर में शामिल कर लीजिएगा। हम आगे के क्वेश्चंस को हल करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। कहता है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो कह रहा है ऊष्माक्षेपी का मतलब वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया होने के बाद ऊष्मा निकलता है। तो ऊष्मा निकलता है, इसका मतलब वह अभिक्रिया जो होगा जिन पदार्थों में वह पदार्थ गर्म हो जाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है बच्चों। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को लिया जाता है। इसका मतलब जब अभिक्रिया होगी तो वह पदार्थ ठंडा हो जाएगा, तो उसको कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और इन दोनों अभिक्रियाओं को पिछले के वीडियोज़ में आपको हम बता चुके हैं, आप वहाँ से इसको फाइनल कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10। कहता है श्वसन की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर हम लोग बोर्ड पर अब लिखते हैं। चलिए इसका आंसर हम लोग लिखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो यहाँ आंसर लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 10। लिखेंगे श्वसन कोशिका के अंदर इस तरह के श्वसन ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें
कोशिका के अंदर ग्लूकोज, कोशिका के अंदर ग्लूकोज का दहन होता है, ग्लूकोज का दहन होता है तथा परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है। ठीक है बच्चों, इसमें ऊर्जा निकलती है। जिस ऊर्जा का सजीव अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। लिखेंगे क्योंकि जिस अभिक्रिया से ऊर्जा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अतः श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस तरह आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लिख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर हम लोग आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि श्वसन वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। ठीक है, विपरीत संयोजन अभिक्रिया का मतलब हुआ कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनता है, और वियोजन का मतलब हुआ एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है। कर दोनों एक दूसरे का विपरीत है, तो कह रहा है विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो देखिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का हल लिखेंगे कि निम्नलिखित अंतरों के कारण वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब अंतर लिख लेंगे। इस तरफ लिख देते हैं वियोजन अभिक्रिया, इधर लिखते हैं वियोजन अभिक्रिया, और इधर लिखते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया। और बीच में इस तरह लाइन खींच देते हैं। अंतर नंबर 1, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें एकल अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद बनाता है। इसमें क्या होता है बच्चों, यहाँ भी 1 नंबर डालेंगे, लिखेंगे इसमें एक से अधिक अभिकारक मिलकर
एकल उत्पाद बनाते हैं। यह हुआ बच्चों पहला अंतर। अब दूसरा अंतर लिखते हैं। वियोजन अभिक्रिया में लिखेंगे यह अभिक्रिया ऊर्जा देने से संपन्न होती है। जैसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, इस तरह से होता है ना। यह अभिक्रिया ऊष्मा देने से संपन्न होती है। ठीक है जी। इसमें लिखेंगे 2 नंबर, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। अब अंतर समझ में आ रहा होगा बच्चों कि क्यों एक दूसरे के विपरीत कहा जाता है। अब 3 नंबर में हम लोग आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एक उदाहरण दीजिए। तो वियोजन का एक उदाहरण दे दीजिए, एक संयोजन का उदाहरण दे दीजिए। वियोजन में क्या होता है, जैसे H2O, जल में हमने क्या किया, विद्युत प्रवाहित किया, तो बन गया H2 प्लस O2 बन गया। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 2H2O, यहाँ 2 हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। संयोजन अभिक्रिया में भी 3 नंबर में उदाहरण, 3 नंबर में क्या है बच्चों, उदाहरण है। तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण दे दीजिए, C प्लस O2 तीर CO2। तो इन अंतरों के कारण हम लोग संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत कहते हैं। ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा बोर्ड भर गया है और फिर हम इसको मिटा करके आगे के प्रश्न को हल करवा रहे हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो आप पीछे के जो पार्ट हैं, वीडियोज़ के जो पार्ट हैं, उन पार्ट्स में आप जाके देखिएगा, जहाँ वियोजन अभिक्रिया का प्रकार पढ़ाया गया है, उसमें वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया, तो वहाँ पर इसका चर्चा किया गया है। तो वहाँ से आप उदाहरण ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देते हैं। विस्थापन एवं द्विविस्थापन में अंतर हम लोग यहाँ लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ लिख देंगे हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर। विस्थापन अभिक्रिया एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर, सबसे ऊपर हेडिंग डाल देंगे और इधर लिख देंगे विस्थापन अभिक्रिया, और इधर लिखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, और बीच में इस तरह लाइन खींच देंगे। अब अंतर नंबर 1 लिखेंगे। 1 नंबर अंतर लिखिए कि इसमें किसी तत्व का परमाणु या परमाणुओं का समूह दूसरे यौगिक के परमाणुओं को विस्थापित कर देता है। इसमें 1 नंबर डालिए। इसमें 2 यौगिकों के आयनों का आदान प्रदान होता है।
नंबर 2 लिखिए, विस्थापित करने वाला परमाणु धनायन होता है। इसमें 2 नंबर लिखिए, विस्थापित करने वाला परमाणु धनायन तथा ऋणायन दोनों होते हैं। नंबर 3, विस्थापित होने वाला परमाणु धनायन होता है। यहाँ 3 नंबर लिखिए, विस्थापित होने वाला परमाणु धनायन एवं ऋणायन दोनों होते हैं। और 4 नंबर में एक उदाहरण दे दीजिए, जैसे Fe प्लस कॉपर सल्फेट तीर Fe सल्फेट प्लस कॉपर विस्थापित हो गया। अब एक इसका उदाहरण दे दीजिए 4 नंबर में, Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड तीर सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। इस तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने फेयर में उतार लीजिए। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 हल हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सिल्वर के शोधन में मतलब है सिल्वर को शुद्ध करने में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। कॉपर धातु द्वारा विस्थापन इसलिए किया जाता है क्योंकि कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है और सिल्वर कम अभिक्रियाशील है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए अभिक्रिया लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट में कॉपर से अभिक्रिया कराया जाता है तो विस्थापित हो जाता है, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और सिल्वर विस्थापित हो जाएगा। इसको बैलेंस कर लीजिए। कॉपर ठीक है, नाइट्रेट 2 है तो इसको 2 कर दीजिए और Ag को 2 कर दीजिए। तो यह हो गया Ag मैंने होता है सिल्वर नाइट्रेट, NO3 मैंने नाइट्रेट। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया। केवल कह रहा है अभिक्रिया लिखे तो लिख दिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। आप पीछे के वीडियोज़ में देख लीजिए, अवक्षेपण अभिक्रिया का पूरा परिभाषा आपको लिखाया गया है, वहाँ से आप समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। तो इसको भी हम लोग नोट्स में पीछे के वीडियोज़ में आप जाके देखिए, वहाँ अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया को बढ़िया से परिभाषित करके और तब समझाया गया है, तो वहाँ से जाके आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आइए। कह रहा है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। आइए इसका आंसर हम लोग देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है बच्चों एक भूरे रंग का चमकदार तत्व, तो भूरे रंग का तत्व कौन होता है, कॉपर, कि वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है। तो काले रंग का जब वायु की अनुपस्थिति में कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, उपस्थिति में गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड बनेगा। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ डालते हैं, यहाँ पर 17। क्वेश्चन नंबर 17 सबसे पहले अभिक्रिया लिख लेते हैं। कॉपर को दहन करेंगे तो बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड, बैलेंस कर लीजिए, यहाँ भी 2 हो जाएगा। कॉपर ऑक्साइड लिखेंगे, तत्व X का नाम
बराबर कॉपर। तत्व X का नाम क्या है? कॉपर। और क्या पूछता है बच्चों? उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। अब लिखेंगे काले रंग का यौगिक, काले रंग का यौगिक, काले रंग का यौगिक क्या है? कॉपर ऑक्साइड। काले रंग का यौगिक कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है ना बच्चों? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 करा, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? तो ये बात तो आप लोग जानते हैं जी। चलिए इसका आंसर भी दे देते हैं। लोहे की वस्तु को हम लोग पेंट इसलिए करते हैं जंग से बचाने के लिए, नहीं जी, परंतु इतना सिंपल आंसर हम लोग नहीं देंगे। लिखेंगे लोहे को नमी युक्त वायु के संपर्क में रखते हैं तो उस पर जंग लग जाता है, उस पर जंग लग जाता है। इसलिए लोहे पर पेंट करने से लोहा वायु के संपर्क में नहीं आ पाता है, वायु के संपर्क में नहीं आ पाता है, जिससे उस पर जंग नहीं लगता है, उस पर जंग नहीं लगता है। अतः लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर पेंट किया जाता है। इस तरह आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दे दीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है बच्चों, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर लिखते हैं। देखिए तेल और वसायुक्त जो खाद्य पदार्थ है उसको यदि हम खुली वायु में रखेंगे तो खुली वायु में ऑक्सीजन होता है, तो वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन से उपचयन अभिक्रिया कर लेगा और उपचयन अभिक्रिया करके वह विकृत गंधी हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि खाद्य पदार्थ के संपर्क से ऑक्सीजन को हटा देते हैं और वहाँ पर नाइट्रोजन रखते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन कम सक्रिय है और यह अभिक्रिया नहीं करता है। तो यही हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर लिखेंगे बच्चों। क्वेश्चन कहता है तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? उत्तर लिखेंगे कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को वायु के संपर्क में रखने से वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उपचयित हो जाता है, अर्थात वह विकृत गंधी हो जाता है, वह विकृत गंधी हो जाता है। हम लोग खाद्य पदार्थ के संपर्क से वायु को हटाकर नाइट्रोजन रख देते हैं। इससे रख देते हैं
नाइट्रोजन कम अभिक्रियाशील है, क्योंकि नाइट्रोजन कम अभिक्रियाशील है और खाद्य पदार्थ से अभिक्रिया नहीं कर पाता है। अभिक्रिया नहीं कर पाता है, इसलिए तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों, इसलिए तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से, अब क्वेश्चन की भाषा मिलाते हैं, नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। भाषा को जरा एक बार और हम लोग देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर, आपका क्वेश्चन है 19 नंबर, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? उत्तर है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को वायु के संपर्क में रखने से वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उपचयित हो जाता है, अर्थात वह विकृत गंधी हो जाता है। हम लोग खाद्य पदार्थ के संपर्क से वायु को हटाकर नाइट्रोजन रख देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन कम अभिक्रियाशील है और खाद्य पदार्थ से अभिक्रिया नहीं कर पाता है, इसलिए तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। एकदम सही आंसर है। अब वीडियो में यह पूरा नहीं दिख रहा है बच्चों, तो वीडियो को थोड़ा तिरछा कर देते हैं। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए अब पूरा आंसर आ गया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको फेयर में शामिल आप लोग अपना कर लीजिएगा। इस प्रकार बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 20 पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का होता है, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो पीछे के वीडियोस में, पीछे के पार्ट्स में हम यह सब संचारण के बारे में बता चुके हैं, विकृत गंधिता के बारे में बता चुके हैं। आप लोग वहाँ से अपना फाइनल कर लीजिएगा। इस तरह आपका पार्ट 1 समाप्त होता है। अब इस वीडियो को भी हम लोग समाप्त कर रहे हैं। आप लोग अपना तैयारी बढ़िया से कर रहे हैं। हमारा जो YouTube पर कोचिंग चलाने का जो उद्देश्य है, इसमें आप लोग सहभागी होकर के इसको सफल बना रहे हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।